हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा अब बताओ, ऑडिबल हूँ या नहीं? हेलो हेलो। बेटा वॉइस, आज संडे है, कोई टीम नहीं है, कल लेट हो गया था ना, तो मंडे को उसको ट्रीट करने के लिए बोला है कि मंडे को सही होगा ये। ठीक है। जो भी साउंड आ रही है क्रैकिंग की, ये मंडे को सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज़्यादा है। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट रुको।
हेलो, हाँ बेटा, अब बताओ, अब पहले से बेटर हुई या नहीं हुई? साउंड पहले से बेटर है पूरा? मिट्टी का तो हो गया। हम्म। साउंड पहले से बेटर है? साउंड पहले से बेटर है? बहुत बढ़िया। ओके, बेटर है, बस यही चाहिए था मुझे। पहले से बेटर है, ओके। अब आ जाओ, ठीक है। पहले से बेटर है। तो आज चैप्टर एंड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, चैप्टर का एंड हो जाएगा, बेटर है, बस बेटर रहनी चाहिए। बस चैप्टर एंड करना है, आर से मतलब नहीं है, चैप्टर एंड करना है मुझे, जिससे कि कल नया चैप्टर स्टार्ट कर पाऊं, पर प्रॉपर रिवीजन के साथ, ठीक है। हाँ, मैं रिवीजन कराऊंगा पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन के अंदर कल मैंने क्या क्या कराया था। एक बार देख लो फटाफट। कल मैंने टर्नओवर नंबर बताया था, ठीक है। और टर्नओवर नंबर में मैंने बताया था बेटा, हर एंजाइम का क्या, हर बायोमोलिक्यूल का एक टर्नओवर नंबर होता है, ठीक है। भाई, एक ही तो मैंने क्लास लगाई है आज, ठीक है भाई। हाँ, क्यों? क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं आपकी, ठीक है। छुट्टियां होने वाली हैं तो एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा लगा ली है। भाई, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास लेता है उससे आप बोल सकते हो ये वाली बात, ठीक है। हाँ, तो उससे बोलो ना, जो क्लास बहुत कम लेता है एक्स्ट्रा, ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए मैं एक दो क्लास ले लेता हूँ, एक आज ले लेता हूँ, और एक कभी बीच में मुझे लगेगा तो एक ले लूंगा बीच में, ठीक है, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं। मुझे तो पता भी नहीं है आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास थी। भाई, मेरी तो अब बहुत पहले से लगवा दी थी मैंने, कि मैंने कहा कि सर संडे को आप लगा देना, ठीक है। जैसे कि मंडे को मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और आगे दिवाली की छुट्टियां होने वाली हैं थोड़ी सी, ठीक है। तरुण सर डेंजर हैं तो ये क्या मतलब है? ठीक है, तुम जिससे डेंजर समझते हो उससे कुछ नहीं कहते हो, और जिसे कुछ सब मतलब ठीक है डेंजर नहीं समझते हो तो कुछ भी कह लेते हो। समझ रहे हो? वो डेंजर लगते हैं पर है नहीं वो, ठीक है ठीक है, कह सकते हो तुम उनसे भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो टर्नओवर नंबर समझ में आ गया कि एक मिनट में, यानी पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक एंजाइम की प्रेजेंस में, ज्यादा नहीं, एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। एक सिंगल एंजाइम, तो सिंगल एंजाइम का वो टर्नओवर नंबर होगा पर मिनट। एक मिनट में पर्टिकुलर एंजाइम, सिंगल एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ये उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तुम एक साल के अंदर कितना टर्नओवर कर लेते हो, समझ रहे हो? हाँ, कितना बिजनेस जनरेट, टर्नओवर क्या है तुम्हारा, कितना भाई तेरा टर्नओवर क्या है, वो आता है ना जिसमें वो फंडिंग करते हैं, फिर वो टर्नओवर बताते हैं, सर इतने इतने टर्नओवर कर लिया हमने, इतने किया, इतना लगाया, इतना हमने निकाला, इतना लगाया इतना निकाला। तो बस वही तो चीज है यहाँ पर। यहाँ पर एंजाइम है, सिंगल एंजाइम, सबस्ट्रेट डाला, कितना टाइम के अंदर कितना उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये उसका टर्नओवर है, ठीक है। तो टर्नओवर नंबर समझ में आ गया। समय मत भूलना टर्नओवर में, पर मिनट, ठीक है। चलो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मैंने दिया, इसका टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है। आगे मैंने बात की थी भाई, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। स्ट्रक्चर एंजाइम का 3D होता है, 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी एक्टिव साइड स्पेशली 3D होती है, ठीक है। बनते कैसे हैं एंजाइम? भाई पहले तो सिंपल मोतियों की एक माला होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो माला डिफरेंट टाइप के हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर वो हेलिकल स्ट्रक्चर मिलकर के जगह जगह 3 डायमेंशन पॉकेट्स या क्रिवाइसिस बनाते हैं, ठीक है। हाँ, 3 डायमेंशन पॉकेट्स या क्रिवाइसिस बनाते हैं, बिल्कुल लाइका, कह सकते हो जो ऊन होती है ना, स्वेटर बनते हैं, उसका जो गुल्ला बनता है लाइका 3D, ठीक है, उस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, सारे एंजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए व्हिच हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ओके, बस तुम कहते ही कहते हो मलिक, दिल की बात उसी से कही जाती है जो दिल के करीब होता है।
तुम बस कहते हो करीब होता है, दुनिया के अंदर रियलिटी है, ठीक है। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं उसी पेड़ को काटा जाता है जो सीधा होता है, ठीक है। इसलिए सीधा कभी किसी को होना नहीं चाहिए। हाँ, दिल के करीब होना एक अलग बात है, ठीक है। मैं देखो, मेरे बचपन में जिन टीचरों से पढ़ा है सरकारी स्कूल के अंदर, वो टीचर खूंखार थे। खूंखार का मतलब बात बात पे तो डंडे मारते थे, मुझे याद है अभी भी, ठीक है। सरकारी स्कूल होता था, पढ़ाते तो थे नहीं, बस कपूरी होती थी, जानते हो ना, एक टोबैको कपूरी टाइप की एक चीज होती है, वो मुंह में भर लेते थे, ठीक है। सरकारी स्कूल में मोटे मोटे डंडे लेके आते थे, आते ही पहले सुताई चालू कर देते थे। तो भाई जब पहले ही पिट जाते थे, मतलब कोई टेढ़ा बैठा है उठा के एक दे दिया, अब क्लास में सन्नाटा एकदम, ठीक है। अब किसी की मजाल है कोई पूछ भी ले, तो बहुत सारे मेरे डाउट होते थे यार, कभी मतलब पूछूं, पर डर जाता था मैं, इतना ज्यादा मैं पूछ ही नहीं पाता था, ठीक है। तो वो चीज मैंने थोड़ी फील की, तो मैंने कहा भाई जब मैं टीचर बना तो मुझे लगा यार बच्चे को डराना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वो आपसे बॉन्डिंग बना पाए, जब वो आपसे बॉन्डिंग बना पाएगा तभी तो वो हर क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर पाएगा, ठीक है। और तभी एक्चुअल में आप उसके क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाओगे। रियलिटी है, मैं मतलब दुनिया के सारे टीचर्स के लिए बोलता हूँ कि बच्चों के संग एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपने मन की बात, अपने जो भी डाउट्स हैं, वो बिना डरे, बिना झिझक, बिना सेकंड थॉट यार क्या होगा कुछ नहीं, सीधे पूछ ले, तब जाके टीचर उसको अच्छे से एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। इससे टीचर का भी फायदा होता है, क्योंकि जो टीचर बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करता है, नो डाउट, ठीक है, उससे टीचर को भी बहुत फायदा होता है। और जो बच्चे टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उससे बच्चों को भी बहुत फायदा होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, समझे? यस, रियलिटी है, ठीक है। तभी तो बहुत सारी जगह, चलो खैर, ठीक है। हाँ, तरु सर तो खैर ठीक है, आपको ढंग से डिस्कस करते ही हैं आपसे, तो ये वाली बात तो एक्सक्यूज लगता ही नहीं है कि डर लगता है, तो गलत बात है, ठीक है। मैं तो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो मैंने देखा है उसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब आपको भी सारे टीचर से, चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, चाहे अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, साथ में पैरेलल कहीं पढ़ रहे हो, टीचर से पूछने में मतलब कहीं सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, बिंदास होके पूछा करो, ठीक है। सही मायने में यही तरीका होता है। मैं कल्पना चावला के फादर से मिला भी था, तो मैंने पूछा था, क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज के अंदर बहुत बड़ी एक मतलब कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो उनके फादर को बुलाया था। कल्पना चावला को जानते ही हो आप? हाँ, ठीक है, तो उनके फादर को बुलाया था, तो सबने क्वेश्चंस किए, तो भाई बिटिया बचपन से साथ रही है, बड़ा किया है, तो पूछा कि बिटिया की क्वालिटी क्या है, एक क्वालिटी जो बच्चों को हेल्प कर दे। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, जब बिटिया मेरी क्लासरूम से, जब मतलब कि फादर का कनेक्शन होता है थोड़ा सा, क्लास से जब बाहर निकलती थी तो वो सारे डाउट क्लियर करके निकलती थी, वो कोई डाउट लेकर क्लास से बाहर नहीं निकलती थी। तो नो डाउट ये मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है, कि आप भी जब भी, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, कहीं पर भी हो, क्लास के अंदर हो, ठीक है, तब तक जितने भी डाउट्स हो अपने क्लियर कर लो, ठीक है। हाँ, कोई कोई डाउट ऐसे भी होते हैं जो उस समय करंट में क्लियर नहीं होते, सेल्फ पढ़ते हो तो अगली क्लास के अंदर क्लियर करके ही बाहर निकलो, समझे? सही तरीका यही होता है। समझे या नहीं समझे? वापस आ जाओ। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे आ जाओ। फिर मैंने बायो कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर बताया था। बायो कैटलिस्ट जो आप अपनी बॉडी में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कभी आप केमिस्ट्री लैब में गए हो तो वहां आपने देखे होंगे, ठीक है, कुछ टैबलेट जैसी होती हैं, ठीक है। कॉमन 4-5 कैटलिस्ट होते हैं, हर रिएक्शन में डाल दिए जाते हैं। हीट जब होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर हीट करते हैं तब उनको डालते हैं, तब वो काम करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मोस्टली यार प्रोटीन, पर ये मेटल आइंस होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, हाई एफिशिएंसी से काम करते हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी यानी काम करने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं। ये उनकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है, स्लो रिएक्शन करते हैं। हाँ, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जब स्पेसिफिक टर्म आता है तो मतलब हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ऐसा नहीं कोई कॉमन एंजाइम सबको कन्वर्ट कर देगा, पर ये समझ रहे हो, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी
ये टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, मेटल्स की, किसी भी रिएक्शन में डाल दोगे तो उसको थोड़ा सा फास्ट कर देती हैं। हाई टेम्परेचर पर इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। और प्रोटीन आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन ब्रेक कर जाता है, ठीक है। बट कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है, जैसे टैग पॉलीमरेज पीसीआर के अंदर यूज करते हैं हम लोग, इसको हम पढ़ाएंगे आगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये हाई टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं, ठीक है, जबकि ये हाई टेम्परेचर पर इनकी रिएक्शन तेज हो जाती है। फिर आगे मैंने बात की थी केमिकल नेचर क्या है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। फिजिकल चेंज सिंपल सी बात है, ठीक है, ठोका पीटा बिना बॉन्ड टूटे शेप चेंज कर दी, ये हो गया शेप में चेंज। हाँ, स्टेट ऑफ मैटर जैसे आइस डिजोल्व हुई वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर फिर वेपर्स में निकल गया, ठीक है, वो भी तो वाटर की वेपर्स, वही तो फॉर्म तो वाटर की ही है, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में। तो ये हो गए फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमेशा बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक रिएक्शन दिखा दिया मैंने, ठीक है, तो समझ जाओगे इससे क्या है केमिकल चेंजेस। फिर रेट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, रेट कैसे निकालते हैं, रेट को आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। तो रेट क्या है भी, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेट कम होती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे तो रेट फिर घट जाएगी, ठीक है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रेट ऑप्टिमम होती है, तो मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन और अगर टेम्परेचर के बीच के अंदर मैं कोई चीज ड्रॉ करूं, मतलब यहां ग्राफ ड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है, क्लियर बिल्कुल। हाँ, पर अगर टेम्परेचर थोड़ा कम करूं 10 डिग्री या 10 डिग्री बढ़ा दूं तो ये रेट आधी रह जाती है, समझ गए ना मेरी बात, यस। थंब रूल एनसीईआरटी में दे रखा है, वो कहता है कि 10 डिग्री कम या 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट आधी रह जाती है इनिशियल रेट का, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पर सारे एंजाइम परफेक्टली काम करते हैं। जब आपको फीवर आता है तो मुंह आपका कड़वा हो जाता है, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहां पर सिंपल सी बात है, आपका थंब रूल लगता है, समझे। आई या नहीं आई, चलो नेक्स्ट। फिर इसके बाद मैंने बात की थी कि जैसे एक, मतलब हम बात करते हैं एक रिएक्शन जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाई है, CO2H2O2CO3, ठीक है, सिंपल सी बात है, कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बॉडी के अंदर होती है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सोचो कार्बनिक एनहाइड्रेस हमारी बॉडी में नहीं होता, नहीं होता, तो उसकी एब्सेंस में क्या होता, लगभग 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनते एक घंटे में हम जी ही नहीं पाते, क्योंकि CO2 को बाहर निकालना तेजी से CO2 को बाहर निकालना है, समझ रहे हो, तो यहां से CO2 निकलती ही नहीं बाहर, इतने बहुत कम मॉलिक्यूल बन रहे हैं। सोचो हमारी बॉडी के अंदर ये कार्बनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम है, बहुत फास्ट एक्टिंग एंजाइम है, ये एक सेकंड में, घंटा नहीं, एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बना देता है, तभी CO2 बाहर निकल पाती है। तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, 10 मिलियन टाइम बढ़ा देता है। तो एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत बड़ा रोल। अगर एंजाइम नहीं होते बॉडी में तो जीवन संभव ही नहीं है, सिंपल सी बात। फिर एक ग्लूकोज वाला रिएक्शन दिखा दिया, भी ग्लूकोज के कई प्रोडक्ट बन रहे हैं क्योंकि एंजाइम यहां पर अलग अलग है, ठीक है। ये एंजाइम ग्लूकोज को उसमें कन्वर्ट करेगा ड्यूरिंग दो पायरुबिक एसिड में, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। पर्टिकुलर दूसरा एंजाइम होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जो मसल्स के अंदर बनता है, और बाहर करोगे फर्मेंटेशन होगा, वहां एल्कोहल बनेगा। अब आ जाओ, अब बात आती है कि भैया एंजाइम, समझ में आ गया कि एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर एंजाइम इतने कम टाइम के अंदर इतने मॉलिक्यूल को मतलब कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट में, समझना, इनकी रिएक्शन, ये रिएक्शन को इतना फास्ट कैसे करा लेते हैं। अब समझते हैं इस चीज को। भाई एंजाइम करते क्या है, किसी भी रिएक्शन की, भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उस रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्या होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी। ये जैसे मानो मुझे यहां से
ठीक है, यहां से जम्मू कश्मीर जाना है, दिल्ली से जम्मू कश्मीर, तो मुझे, मैंने कल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, मुझे 1,000 रुपए किराया लगेगा तब मैं वहां तक पहुंचूंगा। ठीक है, अगर वही किराया मेरा 1 रुपए लगे भाई, तो मैं रोज चक्कर लगा सकता हूँ ना भाई, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जो काम मेरा इतनी सारी एनर्जी में हो रहा था वो मात्र 1 रुपए में हो रहा है। समझ में आया? तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो काम आपका बहुत ज्यादा एनर्जी में हो रहा है वो कम में स्टार्ट हो जाए। और एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है भाई? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग में एनर्जी लगती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। समझना भाई, किसी ट्रक को स्टार्ट करने के लिए 10 आदमी चाहिए, वो धक्का लगाएंगे तब जाके ट्रक चालू होगा। तो समझ गए ना मेरी बात? और सोचो, वो ट्रक मात्र एक चाबी लगाते ही क्या हो जाए? चालू हो जाए। तो चाबी क्या काम कर रही है? वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम, वो एंजाइम का काम कर रही है। चाबी लगाई, आपकी 10 लोगों की जरूरत नहीं है आपको, आपने चाबी लगाई, घुमाई, चालू हो गया, सिंपल। तो अगर कोई काम जो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करके हो रहा है वो कम एनर्जी में हो जाए, तो समझ लो वहां हमने क्या कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो एंजाइम क्या काम करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब कैसे? आगे मैंने बताया भी था कि जैसे ये एक रिएक्शन है भाई, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सबस्ट्रेट्स को पहाड़ की टॉप पर लेके जाना पड़ेगा। मान लो एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके जब छोड़ोगे तो अपने आप 2 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, समझना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सी बात है। तो यहां से यहां तक ले जाने में आपकी दम निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एनर्जी देने पड़ेगी। समझ रहे हो? हाँ, इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन यहां से चालू होगी, रिएक्शन तो यहां से चालू होगी, तो जब यहां से छोड़ोगे तब ये टूटेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आप एंजाइम यूज कर लो तो क्या होगा? जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में ये बिल्कुल कम रह जाएगी, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा बहुत कम एनर्जी में। तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, सिंपल सी बात। समझ रहे हो? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां तक की रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर रिवर्सिबल नहीं है, फिर तो भाई रिजल्ट आना ही आना है। एक बार पत्थर छोड़ दिया तो वापस नहीं आ सकता। हाँ, यहां तक पत्थर ले गए हो तो वापस नीचे लेके आ सकते हो, पर एक बार छोड़ दिया आपने यहां से तो वापस नहीं आ सकता। क्लियर है? तो मैंने बताया भी था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये अनस्टेबल पोजीशन है। फिर एंजाइम प्रोडक्ट, ये भी अनस्टेबल है। समझ रहे हो? अभी अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल है, अलग अलग है, ये स्टेबल है, अलग अलग है, ये जुड़े हुए हैं, अनस्टेबल कंडीशन है, ध्यान रखना। यहां से यहां तक की रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है, पर एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये रिवर्सिबल नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको, अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट नीचे है सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है सबस्ट्रेट से, तो ये एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट की एनर्जी से। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। मतलब प्रोडक्ट बनना है ना, तो ये एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे जाएगा। समझ रहे हो? फ्री एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो गई। हाँ, समझना मेरी बात? फिर मैंने बताया था आपको, इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, जिसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। समझ रहे हो? अगर कंडीशन बताई भी थी उन्हें, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा भाई? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो कैसी रिएक्शन हो गई? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये एंडोथर्मिक हो गई, ये एक्सोथर्मिक हो गई, थोड़ा ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था भाई, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टॉप पर होता है, यानी यहां की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। हाँ, सबस्ट्रेट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, सबस्ट्रेट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की एनर्जी से। समझ रहे हो ना? वो नीचे आ गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर सबस्ट्रेट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी से। प्रोडक्ट में ना कर दिया, सबस्ट्रेट पीछे कर दिया। यहां तक कोई डाउट था कल? यहां तक कोई डाउट था बेटा? यस है, नो? मुझे हाँ है ना में रिस्पॉन्स दो। नो, नो बीएमएस, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमने बात की थी नेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है। अगर मैं नेचर ऑफ एंजाइम की बात करता हूं कि एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, तो एनसीईआरटी में एक थोड़ा पैरा दे रखा है इसका, ठीक है, और समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कुछ स्टेप्स दिए एनसीईआरटी में, मैं तुम्हें दिखा भी दूं। ये स्टेप्स हैं एनसीईआरटी के,
इनकी बात बात कर रहा हूं। क्वेश्चन आ भी जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, इसको कुछ ऐसे करते हैं। शेप इसकी ये ले लेते हैं। मान लो कि इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, कोई नहीं। अच्छा, ये पूरा नहीं आएगा, कोई नहीं। अच्छा, अरे यार। हम्म, देखो ठीक है, मान लो ये एंजाइम है आपका, एंजाइम, ठीक है। और मान लो ये सबस्ट्रेट है आपका। सही, बहुत सही। ये सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है। एंजाइम समझ में आ रहा है, सबस्ट्रेट समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये सबस्ट्रेट किससे बाइंड करेगा, एंजाइम से, तो पहली जो बाइंडिंग होगी लूज बाइंडिंग होगी, और सेकंड बाइंडिंग होगी टाइट बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटी बोलना चाह रही है कि सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है। तो फर्स्ट बाइंडिंग जो होगी इसकी, फर्स्ट बाइंडिंग जो होगी वो कैसी बाइंडिंग होगी, लूज बाइंडिंग होगी, लूज बाइंडिंग होगी, बस इतना दिखा देते हैं, लूज बाइंडिंग होगी। हाँ, सेकंड बाइंडिंग जो उसकी होगी ना वो टाइट बाइंडिंग होगी, एकदम टाइट बाइंडिंग होगी, ये फिक्स हो गया अंदर जाकर के। क्लियर है? हाँ, पहली बाइंडिंग लूज है, सेकंड बाइंडिंग एकदम टाइट बाइंडिंग है, एकदम मतलब कह सकते हो बिल्कुल टाइट बाइंडिंग है। और उसके बाद जाकर के यहां पर बॉन्डिंग, क्योंकि भाई सबस्ट्रेट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट तो बॉन्डिंग में चेंज आएगा, और तब जाकर के फाइनल कोई प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बना देते हैं भाई, कोई नई शेप बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, चलो।
अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। इसका कलर भी चेंज कर दो भाई, नहीं तो। ठीक है, येलो इससे ही है। ठीक है, अब देखो, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं, लूज बाइंडिंग होगी। सारे स्टेप में एनसीईआरटी लिख दे रहा हूं, लूज बाइंडिंग होगी। फिर यहां करके एकदम टाइट बाइंडिंग होगी। टाइट बाइंडिंग होगी। टाइट बाइंडिंग के बाद यहां पर, क्योंकि अब ट्रांजिशनल स्टेट आएगी। ट्रांजिशनल स्टेट का मतलब है यहां पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ट्रांजिशनल स्टेट, ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, उसके बाद जाकर के चेंजेस होगा। तो क्या बनेगा आगे जाकर के, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इज अ प्रोडक्ट। एंजाइम। और फाइनली भाई दोनों की भाई साइड मैच ही नहीं खाएगी, तो प्रोडक्ट यहां से क्या निकल के बाहर आ जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ये सारे स्टेप सीक्वेंस से पूछे जाते हैं, वो मैं अभी आपके अरेंज कर रहा हूं सारे के सारे। ये अरेंज हो गया, और ये आके रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट रिएक्शन हो गई। ठीक है, लूज बाइंडिंग, देन टाइट बाइंडिंग, और टाइट बाइंडिंग के बाद फाइनली क्या होगा भाई, टाइट बाइंडिंग के बाद क्या होगा, ये आप समझ गए होगे। जब टाइट बाइंडिंग हो जाएगी तो क्या होगा भाई, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर मैंने बताया था फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड होगा। ठीक है, यहां तक की रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। ठीक है, फिर एंजाइम, यहां टाइट बाइंडिंग हो गई, इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, देन प्रोडक्ट है। समझ गए होगे। तो बस तुम्हें क्या रखना है भाई, सबस्ट्रेट्स अपनी एक्टिव साइट पर डिफ्यूज, या हो क्या रहा है, डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट। ये टर्म मत भूलना, डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट, डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, हमेशा सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन एंजाइम में एक्वस कंडीशन में होगा। ठीक है, एक्वस कंडीशन चाहिए। तो डिफ्यूजन ऑफ सबस्टेट, सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन होगा इसकी एक्टिव साइड में। तो सबसे पहले लूज बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग कैसी हो रही है, यहां पर लूज बाइंडिंग हो रही है। फिर यहां पर टाइट बाइंडिंग हो रही है, और टाइट बाइंडिंग के बाद मैंने बताया क्या आता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। यस, हाँ, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। इंटरमीडिएट बोल दिया है तो उसमें
ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। अब मैं एनसीईआरटी दिखा दूं आपको। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइड। भाई ठीक है, बाइंडिंग कर रहा है एक्टिव साइड में, इट इज द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। ये क्या है? एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सेकंड क्या कर रहा है? द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर द शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो पहले लूज बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, ये लूज बाइंडिंग हो रही है, देन क्या हो रही है? टाइट बाइंडिंग हो रही है, टाइट बाइंडिंग हो रही है। टाइट बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा? नंबर थर्ड पर टाइट बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा, जरा देखो। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। अब चेंजेस हो रहे हैं, यहां पर चेंजेस हो रहे हैं, मैंने बताया था क्या होगा? ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, breakdown and formation of chemical bond, break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। तो अब जब ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा भाई? ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या होगा? न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है भाई, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा? द एंजाइम रिलीज्ड द प्रोडक्ट ऑफ reaction and the free enzyme is ready to bind the another molecule of the substrate and run through, ठीक है, कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए प्रोडक्ट इसकी एक्टिव साइड में फिट नहीं होता और यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये रिलीज हो गया यहां से, ठीक है, रिलीज हो गया। अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? बस फर्स्ट बाइंडिंग जो होती है, ध्यान, फर्स्ट बाइंडिंग जो होती है वो लूज होती है, सेकंड बाइंडिंग जो होती है वो टाइट होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ठीक है। और फिर इंटरमीडिएट स्टेज आती है, इसमें ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। यहां क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन, ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। बन गया प्रोडक्ट नया, उठा करके, ये दोनों की एक्टिव साइड मैच ही नहीं कर रही है तो वो निकल जाएगा बाहर। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? आदित्य यादव, थैंक यू। फोर्थ स्टेप समझ नहीं आया? फोर्थ स्टेप में क्या है? ठीक है भाई, ये तो समझ में अलग अलग है। लूज बाइंडिंग हुई, टाइट बाइंडिंग हुई, और मैंने बताया था भाई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो अलग हो गए। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होगा? ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, टूटेंगे बनेंगे, ठीक है, तभी तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे CO2 H2O मिलते हैं तो H2CO3 बनेगा ना। तो कुछ टूटेगा कुछ बनेगा तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ टूट रहा है कुछ बन रहा है तभी तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, बन गया नया प्रोडक्ट। तो यहां से ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेज आ गई, उसका प्रोडक्ट बन गया, दोनों की साइड अलग अलग है तो बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, सिंपल। यहां तक कोई डाउट? देखो, टेस्ट सीरीज का टाइम जैसे आपका 11th कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बताया ना, आपका 11th आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। 11th आपका जैसे ही लग रहा है कंप्लीट होने पर आ गया या कंप्लीट हो रहा है, हम एंड पर आ गए, बस अब टेस्ट पर जुट जाओ। एक साइड में 11th के टेस्ट देने चालू कर दो, 12th का पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। 11th का रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, और जब 11th कंप्लीट हो जाए फिर 12th का रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, और फाइनली मॉक टेस्ट, फुल फुल टेस्ट। जूलॉजी का हमेशा तुम्हें टफ ही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आज क्या हमेशा ही टफ मिलेगा, कि जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन आते भी बहुत टफ हैं, मजाक नहीं है, तुम उसको हल्के में ले लेते हो। चलो यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को?
कुछ भी कैसा भी डाउट, मतलब कंसेप्चुअल की बात कर रहा हूं, कंसेप्चुअल चीजें ठीक ठाक होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट, एक्चुअल में तुम समझो मेरी बात, चलो उसको बताता हूं अभी मैं, ठीक है। तुम्हें क्या पता है कि एंजाइम के पास आंखें लगी हुई हैं कि, या सबस्ट्रेट के पास आंखें हैं कि वो एंजाइम बोला दौड़ो 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 उसकी साइड में बैठेंगे जाकर के, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, बीकर के अंदर एंजाइम भरे पड़े हैं, आपने सबस्ट्रेट डाल दिया, तो सबस्ट्रेट एंजाइम से डिफ्यूजन के थ्रू ही तो जाएगा, ठीक है। तभी तो कहते हैं अगर तुम लो टेम्परेचर कर दोगे तो लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कम करने पर डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती, इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। टेम्परेचर ऑप्टिमम रखोगे तो डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है, तो एंजाइम ऑप्टिमम परफॉर्म करता है। हाई टेम्परेचर पर जो एंजाइम होती हैं उनकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं, जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से बनी होती हैं, वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो एक्टिव साइट से बाइंड ही नहीं हो पाएगा, उसको डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन ही टूट गई पूरी की पूरी, ठीक है। तो एंजाइमिक बर्बाद हो गया पूरा का पूरा। यहां तक कोई डाउट है बेटा? टेस्ट सीरीज जल्दी आने वाली है बेटा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये सारे स्टेप आपके क्लियर हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। एनसीईआरटी यहां तक आपकी, मैं एनसीईआरटी साथ है इसमें, ध्यान रखना इंक्लूडेड है, पूरी लाइन टू लाइन बैठ जाना एनसीईआरटी लेकर के, समझ के आगे बढ़ रहा हूं। अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन यहीं से आता है, मान के चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, बायोमोलिक्यूल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसका फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। भाई 4 फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी समझने का है, मैं पहले बोल दूं, रिएक्शन मैकेनिज्म समझने का है, केएम वैल्यू ये वो सब मतलब समझने का है, पूरा दिमाग लगाना। अगर दिमाग डाइवर्ट चल रहा हो, खिड़की में झांक के कहीं देख रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। यही यही फोकस करना होगा आपको, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, चारों समझने के हैं। टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी पर जबरदस्त इफेक्ट डालता है, अभी बताया, कम टेम्परेचर पर डिफ्यूजन स्लो हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन हो जाएगा, और हाई कर दोगे तो कोवेलेंट टूट जाएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम परफेक्टली वर्क करते हैं। पीएच, यस, आपको मैंने ज्यूटेराइन कंसेप्ट बताया था, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और अमाइनो एसिड स्पेसिफिक पीएच पर स्पेसिफिक परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यस। इसलिए एंजाइम पर पीएच का इफेक्ट पड़ता है। अगर माउथ में निकलने वाला सलाइवरी एमाइलेज, समझना मेरी बात, गट में चला जाएगा तो काम नहीं करेगा। गट में निकलने वाला पैप्सिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां की पीएच अलग होती है, स्टमक की पीएच अलग होती है, माउथ की पीएच अलग होती है। हर एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पर ही परफॉर्म करता है, समझे। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यस यस बिल्कुल। अगर एक बीकर में 100 एंजाइम पड़े हुए हैं तो तुम धीरे धीरे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ तो एंजाइम की उसकी रिएक्शन एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कब तक? जब तक कि वो 100 एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ कंप्लीटली बाइंड नहीं कर जाते, सैचुरेट नहीं कर जाते। यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा कब तक? जब तक कि 100% सैचुरेशन ना हो जाए। हाँ, एक बार सैचुरेशन हो जाए उसके बाद, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया भी था आपको जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पढ़ाया था, मैंने बताया था जब गाड़ी आती है 4 सीटें हैं तो पहली ऑक्सीजन बाइंड करेगी, तो दूसरी की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाएगी, तीसरी की उससे बढ़ जाएगी, चौथी की उससे बढ़ जाएगी। एक बार हीमोग्लोबिन पूरा सैचुरेट हो जाए फिर कोई भी ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास 4 ही बाइंडिंग साइट्स थी। समझ, तभी तो कर्व कैसा बनता है, एस शेप कर्व बनता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, पर कब तक? जब तक कि कंप्लीट सैचुरेशन नहीं हो रहा, इसको समझाऊंगा। और भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिटर्स, यस। इसमें एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। अगर कोई, ठीक है, पिबक्कड़, समझ रहे हो ना, हाँ पिबक्कड़, पिबक्कड़ समझ रहे हो ना, ड्रिंक करने वाला, गलती से उसने मेथनॉल पी लिया, जानते हैं मेथनॉल? तुम्हें शायद पता होगा, तुम सरकारी स्कूल में पढ़े होगे, ठीक है, में कई बच्चे। पहले स्कूलों में क्या था, इथाइल एल्कोहल, एक्सपेरिमेंट के लिए इथाइल एल्कोहल आता था, ठीक है। बहुत सारी चीजों को स्लाइस करना होता था, स्प्रिट लैम्प जलानी होती थी, तो इथेनॉल आता था। पर जो लैब टेक्नीशियन और जो होते थे ना चपरासी टाइप के, तो टैंक के टैंक आते थे,
वो रात रात में टैंक को खाली कर करके खुद पी जाते थे और पार्टी करते थे। इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल इथेनॉल तो होता ही है नशे, खतरनाक नशे के लिए। तो सरकार ने क्या काम कर दिया, इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल मिलाना चालू कर दिया और बता दिया मिथेनॉल है, पियोगे मर जाओगे। ठीक है, हाँ। तो अगर मान लो किसी नए टेक्नीशियन ने मिथेनॉल पी लिया और तुम उसको बचाना चाहते हो तो क्या करोगे, समझे? हाँ, इस पर डिस्कस करने वाला हूं अभी। जहरीली शराब, यस, मिथेनॉल। जब भी हम नॉर्मल देसी शराब बनाते हैं ना, देसी शराब बनाते हैं जो फर्मेंटेशन करके घर में ही बना सकते हो आप, तो उसमें इथेनॉल के संग संग मिथेनॉल भी बन जाता है। उसको प्यूरिफाई किया जाता है तब जाकर के वो पीने लायक बनती है, पर देसी है वो, उसमें प्यूरिफिकेशन तो चल नहीं रहा है। तो ठेकों पर कभी कभी नहीं जहरीली शराब करके देखा होगा, मर गए लोग, तो वो मिथेनॉल पी के मर जाते हैं, पर उसको बचाया जा सकता है। यस, अगर किसी ने मिथेनॉल पी लिया तो उसको एट दैट टाइम बचाया जा सकता है। कैसे, अभी बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के अंदर, जबरदस्त कंसेप्ट। ठीक है, चलो समझे? तो करें स्टार्ट। हाँ, इनिबिटर पर आ रहा था मैं। टैक्स मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों नहीं होंगे, तुम पढ़ते हो नहीं। जब पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, तुम बताओ। ठीक है, डिक्रीज तो होंगे ही। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, चलो मैं एक दिन तुम्हें करता हूँ मार्क्स, तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो देखता हूँ। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, देखो दो कारण होते हैं टेस्ट में मार्क्स कम आने के। अगर तुम्हें पेपर लग रहा है बहुत टफ आया, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, कोई पेपर हम थोड़ा टफ बना भी रहे हैं, ठीक है, पर तुम मक्कारी नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, तो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, वो एक अलग बात है। चलो डिस्कस कर लूंगा उसको मैं। टेम्परेचर की बात चल रही है तो मैं एक एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिख रहा हूं। इधर एंजाइम एक्टिविटी की बात चल रही है। ये मैंने अभी बना के भी दिखाया था आपको। अभी थंब रूल वाला डायग्राम दिखाया था ना मैंने आपको। हाँ, अभी थंब रूल वाला डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, बोला भी था। ठीक है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मान लो ये टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारे बॉडी, इट इज अ बॉडी टेम्परेचर, बताया भी था, इट इज अ बॉडी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जो एंजाइम एक्टिविटी होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम एक्टिविटी होगी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अगर ये टेम्परेचर आप क्या करो, इसको बढ़ाओ, तो एक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। या घटाओ तो एक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। तो ऐसा क्यों होगा, एक्टिविटी घटती क्यों है ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप लेफ्ट और राइट साइड जाते हो? तो अभी बताया, अगर अगर तुम लेफ्ट जाओगे थंब रूल के हिसाब से तो भाई मैंने बताया था डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा। मैं अलग से समझा देता हूँ इस चीज को।
अच्छा इसमें नहीं आएगा, कोई नहीं, जगह है। पर अगर टेम्परेचर मैं कम करता हूं, यहां से टेम्परेचर कम करता हूं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा, दो केस आ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर, अब मैं कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, डिक्रीज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो ये बीकर है मान लो, अरे अच्छा नहीं आ रहा ये, चलो कोई नहीं। मैंने पहले डाल दिया था उसको, कोई नहीं। ये सारे एंजाइम पड़े हुए हैं, एक्वा सॉल्यूशन है। ये सब सबस्ट्रेट हैं, अरे यार, ऑल आर सबस्ट्रेट। तो टेम्परेचर लो करने पर क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, भाई ये एंजाइम क्या करते हैं, डिफ्यूज होके कहां जाते हैं, सबस्ट्रेट डिफ्यूज होके कहां जा रहे हैं, एंजाइम की एक्टिव साइड में एंटर करते हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कम कर दूंगा तो उससे क्या होने वाला है, इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी अगर, समझना मेरी बात, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल, लिखता हूं, डिक्रीज या
जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर करने पर क्या होगा, एंजाइम डिफ्यूज, सॉरी सबस्ट्रेट डिफ्यूज होके क्या होगा, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, इसीलिए फ्रिज में जब तुम कोई चीज रख देते हो तो खराब नहीं होती। क्यों नहीं खराब होती, इसलिए नहीं खराब होती, आज सर जूलॉजी मार्क्स कटवा दिए, ठीक है। अभी हार जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मेन अखाड़े में जीतना है, अभी मजबूत हो जाओ, ठीक है। नहीं तो जूलॉजी का पेपर मैं बुद्धू सा भी बना सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें तो लगेगा वाह वाह मजा आ गया, मैंने पूरा पेपर कर लिया, पर जब असली वाला अखाड़ा आएगा ना तो वहां गिरोगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो मजबूत तुम्हें करने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा मजबूत बनना है, ठीक, कमजोर नहीं बनना, ठीक है। फ्रिज में कोई चीज रख देते हो तो खराब नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट का एंजाइम के अंदर डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाता है, इसलिए चीजें क्या होती हैं, खराब नहीं होती लंबे समय तक। समझ में आ गया। हाँ, अगर टेम्परेचर में बढ़ा देता हूं, ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा देता हूं, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो था ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इससे मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचुरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। ब्रेकडाउन ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, यस, ब्रेकडाउन ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर था 3D स्ट्रक्चर, इसको मेंटेन करने के लिए कोवलेंट इंटरेक्शन, नॉन नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल था, ये नॉन कोवलेंट क्या हुआ है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर ये मेंटेन था, नॉन कोवलेंट, ठीक है, इसकी वजह से मेंटेन था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन का ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होकर के ये सिंपल खुल गया, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गया। नोट कर लो तो तुम एक बार, फादर का कॉल है, देख लो क्या है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर। चलो, हाँ, समझ में आया, नोट कर लिया। टारगेट वाले रिवीजन का प्लानर मैं दिवाली से पहले दे दूंगा आपको, यस, दिवाली से पहले आपको प्लानर मिल जाएगा, और दिवाली के बाद मैं स्टार्ट करा दूंगा, बिल्कुल, है ना। दिवाली से पहले ही मैं प्लानर दे दूंगा आपको पूरा, कि 1.5 महीने के अंदर आपको टारगेट बेस कैसे काम करना है, और दिवाली के बाद मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, मतलब टारगेट देना स्टार्ट कर दूंगा, वो एक अलग एक एक नई स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया है मैंने पूरा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, संडे को हॉलीडे है, जिन बच्चों को ट्रेवल करना है कर सकता है,
ठीक है। और जैसे अगर तुम कहोगे तो कोई क्लास ले लेंगे, तुम कहोगे तो, नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ डिपेंड करेगा। ठीक है, कंडीशन पर तुम बताओगे। देखता हूँ कोई एक क्लास, मैं तरुण सर में तो कोई एक तो ले लेगा। ठीक है, एक तो ले ही सकते हो, मतलब डिपेंड करेगा तुम कहोगे तो। हाँ टेस्ट तो है तुम्हारा संडे को, देख लेंगे, टेंशन मत करो, वो तो अभी दूर है संडे। ठीक है, तुमसे बात करके डिस्कस करके ही करेंगे जो करेंगे। ठीक है, तुम कहोगे तो ही करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को? मतलब ये टेम्परेचर वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, फैक्टर अफेक्टिंग द, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट में एंजाइम एक्टिविटी नंबर 1 टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। मैंने बताया था एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर भी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है मैक्सिमम होती है। कम करोगे एक्टिविटी कम हो जाएगी, बढ़ाओगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों हो रही है? तो इसका मैं कारण बता दिया है, कॉज क्या है। टेम्परेचर कम करने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है, समझ रहे हो, ये नहीं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। तो रिएक्टिव साइड बची ही नहीं, तो एंजाइम कहां से काम करेगा? समझे? चलो, चलो बहुत समझ में आ गया ये संकल्प। स्टूडेंट क्या लिख रहा है? बॉटनी टीचर फ्रीज एग्जाम्पल इन फंगाई, जूलॉजी टीचर बिकॉज ऑफ एंजाइम। अच्छा चलो बहुत सही। ठीक है, फादर की हेल्थ ठीक है, चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बात करते हैं, अच्छा एक और रह गया यार, से थर्ड कैसे आ गया? टेम्परेचर पीएच। अब बात करता हूं पीएच की। हम्म, हटो। अब ठीक है ना? पीएच, अगर मैं पीएच की बात करता हूं नंबर 2, अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो आप जानते हो पीएच का बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, समझना। अगर मैं पीएच की, यहां पीएच की बात कर रहा हूं, पीएच क्या, एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, आप जानते हो एंजाइम किस नेचर के होते हैं? भाई एंजाइम किस नेचर के होते हैं? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, और प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड बेटा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ऑल, मोस्टली लिख देता हूं, ऑल में दो और आ जाएंगे। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, पहला।
ठीक है, और अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, इसीलिए पीएच का इफेक्ट पड़ता है। कॉज तुम्हें समझ में आ गया होगा। पीएच की बात करता हूं, यहां मान लो न्यूट्रल है 7 पीएच है 7, ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर आप समझ गए होगे 8 पीएच होगी, यहां पर 9 होगी, यहां पर 10 कर देता हूं, आगे बढ़ाते चले जाओ, नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो यहां पर पीएच 6 हो जाएगी, यहां पर 5 हो जाएगी, यहां 4 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होगे ना। यहां मान लो पीएच 1 है, ठीक है, डैश 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 कर दिया मैंने। आप जानते हो अगर डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करूं, एक यहां दिखा देता हूं, एक 6.7 पे दिखा देता हूं, एक थोड़ा सा मैं और 7.7 और 8 के आसपास दिखा देता हूं, यहां दिखा देता हूं 6.7 6.8 7.8 1.8 ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, चलो, ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है ना वो इस पीएच पर होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है ना वो इस पीएच पर होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिमम एक्टिविटी इस पीएच पर होती है। बहुत प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत कॉमन एग्जांपल है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया नहीं है, पहले तो पूरा पढ़ाता था, ठीक है। यहां पीएच कितनी आ रही है, यहां कितनी आ रही है, मान लो 7.8 है, तो यहां कितनी होगी, मान लो 6.8 है, यहां कितनी होगी 1.8 है। तो आप जानते हो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं 1.8 पर मैक्सिमम वर्क करते हैं, तो 1.8 पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है जरा बता सकते हो, 1.8 पर कौन काम करेगा, एग्जांपल 6.8 का एक एग्जांपल बताओ मुझे जरा, ठीक है, 7.8 का कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे, ठीक है। तो 1.8 पर आप जानते हो पेट के अंदर जबरदस्त एसिडिक मीडियम होता है, समझ रहे हो, ठीक है। कैंसर सीरीज बेटा मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, एक नए मतलब अपने ही चैनल पर, जो मेरा अपना चैनल है, ठीक है, हाँ वो चैनल अब मैं थोड़ा सा उसको बस मतलब मैं इसी चीज के लिए मतलब कर रहा हूं जिसके अंदर मतलब एक तरह साइंस बिहाइंड हेल्थ, मतलब हेल्थ के पीछे की जो साइंस है पूरा कॉन्सेप्चुअल विद एविडेंस विद रिसर्च पेपर, जिससे कि आपको समझ में आया कि किसकी क्या डेटा है, कैसे काम मतलब होता है, कितनी कंडीशन है, बिल्कुल रियल डेटा के साथ, ठीक है। चलो, तो 1.8 पे आप जानते हो स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। पेप्सिन किस एंजाइम किस पीएच पे काम करता है, 1.8 पर, ठीक है, कम ज्यादा कर दोगे एक्टिविटी घट जाएगी। 6.8 पर सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज 6.8 पर मैक्सिमम काम करते हैं। अच्छा 7.8 पर इंटेस्टाइनल एंजाइम लाइक, ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन किस पीएच पे काम करता है, 7.8, तो ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, ठीक है। माउथ वाला एंजाइम अगर तुम उसको स्टमक में डाल दोगे काम नहीं करेगा, अगर तुम स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दो, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दोगे काम नहीं करेगा, इसको स्टमक में डाल दोगे काम नहीं करेगा, इसको यहां डाल दोगे काम नहीं करेगा, यानी हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करता है। क्यों, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यस या नो, यहां तक कोई डाउट बेटा, नहीं, चलो, कौन है भाई टीटू सिंह, टीटू सिंह जिनका पुनर्जन्म हुआ है, नहीं जानता भाई मैं। पीएच पर भी एक्सपेरिमेंट वहीं डलेगा, वहीं उसी चैनल पर आ जाएगा, ठीक है। पीएच की पूरी सीरीज है यार, पीएच का खेल अल्टीमेट है, वो आपके लिए तो बहुत जरूरी है, समझना होगा पीएच को, पीएच
पीएच अपने में ही पूरी साइंस है, पीएच पूरी साइंस है, पूरी साइंस। मतलब पीएच पर मैं 100 लेक्चर भी लेके आऊं तो वो कम है, लेके आऊंगा उसकी पूरी सीरीज, टेंशन मत करो, ठीक है, उसी पर आएगी। पर अभी पहले थोड़ा सा मेरा टारगेट है कि 11th पूरा करा दूं, 11th का रिवीजन स्टार्ट करा दूं तुम्हारा, और 12th और चालू हो जाए। तो ये तो पार्ट टाइम है, तुम्हें चीजें नॉलेज के लिए और तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फिर तुम्हें इतनी अवेयरनेस हो जाएगी, तुम अगर कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो, तुम्हें सब कुछ नजर आएगा, उसके मॉलिक्यूल्स, उसकी पीएच, उसकी पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म, हर चीज, ठीक है, कैसे इनटेक करनी है, ठीक है। और एक्चुअल में मेन चीज पता है जो मैं समझ पाया, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसमें अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे ही बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं थी जब मैंने फेस की बहुत सारी चीजें, ठीक है। मतलब अपनी हेल्थ फेस की मैंने, ठीक है, फादर की हेल्थ फेस की, मदर की हेल्थ फेस की। फिर जब ये हेल्थ फेस की तो मेरा लोगों से इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, तब मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, तब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इस दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में मतलब क्या क्या चीजें हैं, बिहाइंड क्या चल रहा है। तो वो जो बिहाइंड चीजें हैं ना, जो पॉइंट्स में भी लोगों को, मतलब पॉइंट्स के अंदर भी लोगों को नहीं पता, ठीक है, उसको मैं सामने लेके आना चाह रहा हूँ विद एविडेंस। एक्चुअल में ऐसे नहीं, कोई भी चीज आजकल क्या है, कोई भी चीज लोग क्या देखते हैं उठा करके वही चीज बोल करके वो अपना व्यू के लिए कुछ भी कर देते हैं। मतलब वो एक्चुअल में वो मेरा मेन कंसेप्ट होगा, मतलब एक्चुअल में तुम्हें समझना होगा कि मतलब वो चीज है क्या, कैसे काम करती है, और क्या चीज मतलब हम लोगों को अपनी लाइफ में पता होनी चाहिए। नहीं तो अगर सब चीजें, अगर आपको अवेयरनेस कुछ चीजों की आ जाए ना, तो आप नॉर्मल लाइफ जी करके भी हेल्दी रह सकते हो, सिंपल तरीके से, हर स्थिति परिस्थिति में, ठीक है। वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, आगे बढ़ रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलना भाई, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यस, मैंने आपसे कहा भी था भाई, एक मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकती हैं, पर स्टार्टिंग में तो ऑक्सीजन बाइंडिंग जरूरी होती है, और तो कर्व एस शेप कर जाता है, और फिर एक बार 4 बाइंडिंग कर जाए उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सारा खेल यहां पर है, मैं ग्राफ भी बना रहा हूं और बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा आपको। समझना, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा आपको। याद हो मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, याद आया? थोड़ा सा और अच्छे से। अब ठीक है। ठीक है, अब सही आ गया, लगभग एस शेप कर बनता है, याद आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा यहां से, और ये हो गया स्टेबल, स्टेबल। याद आ गया होगा। और मैंने बोला भी था, बस यहां के बाद अब ये आगे नहीं बढ़ेगा कर्व, ठीक है। ये वही, यहां मैं क्या दिखा रहा हूं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहां क्या दिखा रहा हूं, एंजाइम एक्टिविटी। समझना, यहां पर मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, वी मैक्स, वी मैक्स, भाई मैक्सिमम एक्टिविटी आ रही है। हाँ, इसका मिडिल पॉइंट निकालूंगा, मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट आ गया,
ये क्या होगा, हाफ वी मैक्स। समझना मेरी बात, हाफ वी मैक्स जिस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, के एम। के एम, के एम का मतलब होता है, के एम वैल्यू क्या होती है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट, ठीक है, हाफ, मतलब हाफ ऑफ वी मैक्स, सब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आप क्या कर रहे हो यहाँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे ना, तो वी मैक्स से ऊपर कहानी नहीं जाएगी, बिल्कुल एस शेप कर्व जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में, सेम वही यहां पर आ रहा है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको याद हो, आपको P50 वैल्यू बताई थी, P50 वैल्यू, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, उसको P50 वैल्यू बोलते हैं। यहां करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट हाफ ऑफ, एट रिएक्शन सो हाफ ऑफ वी मैक्स। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी। हाँ पैरा, ऐसे, लगभग ऐसे ही बनता है, ठीक है, पैराबोला दिखा सकते हो आप उसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा आएगा ये ठीक है, कर देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही कर देता हूँ। अरे यार तुम, अच्छा ठीक है, ऐसे यार, ठीक है, अच्छा बनाने के चक्कर में ये होता है, ठीक है, अब सही है। चलो उसको कर लेंगे थोड़ा सा आगे पीछे। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा सही है, बिल्कुल एनसीईआरटी डिट्टो नहीं हो रहा, पर ठीक है, फिर भी ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, तुम्हें बता रहा हूं मैं। देखो, ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही है, तो भी बताना। एक फनल है, और फनल में ढेर सारे मेरे पास क्या है, यहां पर सबस्ट्रेट,
अब समझना, मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट, ये सब क्या है बेटा, एंजाइम। ठीक है, अब मैं तुमसे कर क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे मैं इसमें सबस्ट्रेट को एंटर करा रहा हूं। इस रिएक्शन करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सबस्ट्रेट की एंट्री करा रहा हूं। तो सबस्ट्रेट डालता जाऊंगा, एक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ती जाएगी, डालता जाऊंगा, एक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। पर कंडीशन एक ऐसी आएगी जिसमें सारे सारे के सारे सबस्ट्रेट क्या आ जाएंगे, यहां आया, देखो ये आया, ये खिसक के नीचे ये आ गया, बाइंड कर गया, ये खिसक के ये आया, ये बाइंड कर गया, ये नीचे आया, ये बाइंड कर गया, एक्टिविटी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अब ये आया खिसक के, ये बाइंड कर गया। अब बताओ इसके बाद अगर सबस्ट्रेट नीचे आएगा और बाइंड करने की कोशिश करेगा, बाइंड कर पाएगा किसी से, बताओ बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये भी आने के हमें डाल दिया, ये भी कोशिश कर रहा है बाइंड करने की, नहीं कर पा रहा है। ये भी नीचे आया, बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। ये भी नीचे आया, बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, घूम रहा है, नहीं बाइंड नहीं कर पा रहा। यानी एक बार जब एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा, एक बार एंजाइम जब सैचुरेट हो जाएगा, तो क्या क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ या ना, बोलो तो सही भाई। क्या मैं बता रहा हूं अभी, क्या है पहले ये बताओ, क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मैं ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूं, अरे यार, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अगर मैं इफ इंक्रीज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ठीक है, बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना, ठीक है। अब कंडीशन लिख रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है? वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। अगर मैं तुमसे कहूं आफ्टर 100% सेचुरेशन, समझना, आफ्टर 100% सेचुरेशन, जब 100% सेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है, इफ इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इफ इंक्रीज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, अनचेंज हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा उस पर। क्यों? क्योंकि 100% सेचुरेशन हो चुका है, 100% सेचुरेशन हो चुका है। उसके बाद सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा एंजाइम के साथ। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? उसके बाद ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया नहीं आया? दो चीज समझ में आ गई होंगी। तो अब केम क्या होता है? केम, इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट concentration of substrate at at
velocity of reaction half of Vmax। मैक्सिमम वेलोसिटी की जो आधी वेलोसिटी जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर होती है उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? के एम वैल्यू। अब बताओ, अब बताओ यहां तक समझ में आई या नहीं आई? इसको हम के एम वैल्यू बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? दारू वाला बताऊंगा। कैसे देखो कौन है ये? अजीत कुमार। बेटा दारू वाला बताऊंगा, अभी रुक जाओ, उसी पर आ रहा हूं मैं, ठीक है? तो वो इनिवेटर में आएगा ना, तो तीन चीज समझ में आ गई। यहां तक कोई डाउट है किसी को? मतलब समझ में आया नहीं आया अच्छी तरीके से? मतलब सिंपल सी बात है, मैं सबस्ट्रेट डालता जा रहा हूं, पर एक बार सेचुरेशन हो गया उसके बाद क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। आपकी वीमैक्स कांस्टेंट हो गई। वीमैक्स कांस्टेंट हो गई आपकी। ठीक है, आगे आ जाओ। कल नया चैप्टर चालू करूंगा, चाहे जो भी हो। कल नया चैप्टर चालू करूंगा। लास्ट है इनिबिटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनिबिटर समझते हो? अगर मैंने बताया ना, चार फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असर डालते हैं। पहला तो मैंने बताया आपको क्या, ठीक है? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर रिएक्शन में आपने इनिबिटर भी डाल दिए तो उसका भी असर होता है। तो इनिबिटर भी तीन टाइप की होते हैं। पहला बताऊंगा मैं कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, दूसरा मैं बताऊंगा नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, ठीक है? और तीसरा बताऊंगा मैं आपको यहां पर एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर, या इसको फीडबैक इनिबिटर भी कहते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? मैं अक्सर बोलता भी हूं, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का मतलब है, जैसे समझो, ऐसे समझो यार, ये बहुत जल्दी वाले टॉपिक नहीं है, ये बहुत मतलब मजे वाले टॉपिक है, समझाने वाले टॉपिक है। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की बात करता हूं। ये एंजाइम है। एंजाइम की यहां पर एक ही एक्टिव साइट्स होती है। एंजाइम की एक्टिव साइट ज्यादा नहीं होती, सिंगल एक्टिव साइट्स होती है। ये एंजाइम पड़े हुए हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट्स है, समझना। फनल है, अच्छा ठीक है। अब समझो मेरी बात। अब यहां पर क्या है, दो तो सबस्ट्रेट हैं, ये सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है, समझना। दो इनहिबिटर पड़े हुए हैं, दो सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं, ठीक है? एंजाइम में इतने सारे ना दिखाऊं, इनको भी मैं कर क्या करूं, बाहर निकालो। अरे समझना, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। अगर मैं एक और दिखा दूं,
ये एंजाइम पड़े हुए हैं और बीकर में सबस्ट्रेट है और इनिबिटर भी है। तो समझना, अगर मैं इस सबस्ट्रेट को डालता हूं तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इससे बाइंड कर जाएगा, ये सबस्ट्रेट भी क्या करेगा, इससे बाइंड कर जाएगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा इससे तो रिएक्शन चालू हो जाएगी। पर यहां पर सिंगल एक्टिव साइट होती है, ध्यान रखना, सिंगल एक्टिव साइट्स, कॉमन एक्टिव साइट्स फॉर सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर, कॉमन एक्टिव साइट्स होती है, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट से बाइंड किया, ये ऐसे समझो, बाहर निकाल दो उसको भी। अगर मैं इनिबिटर डाल दूं तो इनिबिटर क्या करेगा, बाइंड नहीं कर जाएगा इससे, ये इनिबिटर भी बाइंड कर जाएगा इससे, ये बाइंड कर गया। अगर इनिबिटर इन एंजाइम से बाइंड कर जाएगा तो इसकी रिएक्शन आगे होगी नहीं, स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन। और मैं चाहता हूं कि रिएक्शन हो, समझना मेरी बात, रिएक्शन होनी चाहिए। तो रिएक्शन तभी होगी जब मैं साथ में कॉम्पिटिटिव, का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव का मतलब है यहां ये देखा जाएगा किसका नंबर ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा होगा वो इस एंजाइम से बाइंड करेगा, ठीक है। इस एंजाइम से वही बाइंड करेगा जिसका नंबर ज्यादा होगा। या मैं एक एंजाइम, सिंगल एंजाइम दिखा देता हूं, उसको भी बाहर ही निकालो, ठीक है। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, कोशिश कर रहा हूं। एक इनिबिटर है, एक सबस्ट्रेट रख देता हूं, ठीक है। समझना, एक एंजाइम है, एक इनिबिटर है और एक सबस्ट्रेट है। अगर इनिबिटर नहीं होता, इनिबिटर नहीं होता तो सबस्ट्रेट बाइंड करता, सबस्ट्रेट बाइंड करता तो क्या होता, रिएक्शन हो जाती। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, क्योंकि एक ही एक्टिव साइड है। अब जैसे मान लो, ये समझना, सारा खेल समझने का यहां पर। सेम वही है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये एंजाइम एक्टिविटी है, यहां ग्राफ कैसा बन रहा था भाई, ग्राफ ये बन रहा था, ये सीधा ये ग्राफ आ रहा था, ठीक है। इसके हिसाब से जब मैं सिर्फ सबस्ट्रेट डाल रहा हूं, ठीक है, इस सॉल्यूशन से सबस्ट्रेट डाल रहा हूं तो ग्राफ मेरा ऐसा आ रहा है, यानी वी मैक्स, ये मुझे वी मैक्स मिल गया यहां पर, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिल गई जिस पर वी मैक्स आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। ये क्या मिल गया मुझे, वी मैक्स, वी मैक्स। पर अब समझना, अगर मैं इनिबिटर भी डाल दूं साथ में, इन 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 प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर, इन प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर, क्या ये वी मैक्स मुझे मिलेगा? अगर मैं इसके अंदर इनिबिटर भी डाल दूं, ठीक है, तो क्या ये वी मैक्स मुझे मिलेगा? और मुझे यही वी मैक्स चाहिए अगर, तो क्या करना होगा, समझना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, ये हमेशा सबस्ट्रेट के संग कंपटीशन करता है, या सबस्ट्रेट इनिबिटर के संग कंपटीशन करता है, क्योंकि दोनों का एक्टिव बाइंडिंग साइड एक ही है। समझो, एक कमरा है, उस कमरे में भाई एक साहूकार रहता है, वो सिंगल साहूकार है, तो जब साहूकार अकेला है तो कमरे में रह सकता है, ठीक है। पर एक मवाली भी है, जब उस मोहल्ले में मवाली आ जाता है, समझ रहे हो, तो वो बाहर इंतजार करता है, साहूकार बाहर आएगा तब मैं अंदर एंटर करूंगा। पर उसको अगर साहूकार को बाहर निकालना हो तो क्या करेगा,
वो अपने एक दूसरे मवाली को लेकर के आएगा, दोनों मवाली मिलकर के साहूकार पर भारी पड़ जाएंगे, तब साहूकार को निकाल करके बाहर निकाल देंगे। हाँ, अगर साहूकार को उस कमरे में वापस एंटर करना है तो अपने दो साहूकारों को और लेकर के आएगा, उस मवाली पे भारी पड़ जाएंगे। जिसका नंबर ज्यादा होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा वही उस कमरे में एंटर कर पाएगा, मतलब इस एक्टिव साइट से बाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनहिबिटर का नंबर बढ़ा दूं, यहां पर जरा बताओ, अगर मैं इनहिबिटर का नंबर बढ़ा दूं, यहां पर इनहिबिटर का नंबर क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया। अब बताओ, जब मैं इनहिबिटर का नंबर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी? नहीं होगी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग। उस समय बाइंडिंग किसकी होगी? सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं होगी। उस समय बाइंडिंग किसकी होगी? बाइंडिंग इनहिबिटर की हो जाएगी। जिसका नंबर ज्यादा वही बाइंड करेगा, जिसका नंबर ज्यादा वही बाइंड करेगा। पर मैं चाहता हूं सबस्ट्रेट बाइंड करे, तो सबस्ट्रेट क्या काम करेगा? अपने दोस्तों को बुला के लाएगा, भाई ये दो हैं, तू भी दो आ जा, तो दो और मिल जाएंगे, तो कितने सबस्ट्रेट हो गए? तीन। ये तीन सबस्ट्रेट इस इनहिबिटर पर भारी पड़ जाएंगे और फिर इनहिबिटर को बाहर निकालेंगे, खुद बाइंड कर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यानी यहां कंपटीशन होता है, जिसका नंबर ज्यादा होगा वो बाइंड करेगा, जिसका नंबर कम होगा वो बाइंड नहीं करेगा। समझे या नहीं समझे मेरी बात? यहां तक कोई डाउट? अगर मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, एक सिंगल बाइंडिंग साइट है ना, अगर इनहिबिटर बाइंड करता है, इनहिबिटर बाइंड करता है तो क्या होगा? वी मैक्स 0 हो जाएगा। पर अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है इस एक्टिव साइट से, तो यहां पर वी मैक्स आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ना, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ Vmax आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, इनहिबिटर बाइंड करेगा तो Vmax 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। सिंपल सी बात है। और बाइंड वो करेगा जिसका नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। तभी तो मैंने कहा, जैसे आप किसी ने मिथनॉल पी ली, मिथनॉल पी ली और मिथनॉल पी के झूम रहा है, बस तुम क्या करो, फटाफट प्योर इथेनॉल लेकर के आओ कहीं से। ठीक है, प्योर इथेनॉल पिला दो उसको, डबल मिथनॉल का डबल, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है मिथनॉल इथेनॉल। ठीक है, तो मिथनॉल को इथेनॉल निकालेगा, खुद बाइंड कर जाएगा, सही हो जाएगा और झूमना चालू कर देगा। पर करना मत ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो? किसी को मिथनॉल पीने मत देना। ठीक है, पर एक तरीका है बचाने का, अगर कोई मिथनॉल पॉइजनिंग कहीं दिख रही है तो प्योर इथेनॉल पिला दो उसको। ठीक है, प्योर इथाइल एल्कोहल पिला दो, बच जाएगा। समझे? तो बताओ Vmax यहां पर मिलेगी नहीं मिलेगी? यस, Vmax ये रही, ये इसकी Vmax आ गई। Vmax in absence of inhibitor। पर अगर इनहिबिटर भी तुम डाल रहे हो और Vmax चाहते हो तो क्या करना होगा? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे, सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ा दोगे तो Vmax तुम्हें मिल जाएगा, पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। यानी सबस्ट्रेट इनहिबिटर की प्रेजेंस में, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, Vmax तुम्हें मिल जाएगा, पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या करनी होगी? बढ़ानी पड़ेगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या करनी होगी? बढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो Vmax आपको मिल जाएगा। Vmax, Vmax तो यहां पर आएगा Vmax आपका, समझना, Vmax in presence of inhibitor, in presence of inhibitor। इनहिबिटर की प्रेजेंस में आपको Vmax मिल गया, यानी अगर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के केस में Vmax तो आपको मिल जाएगा, पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसमें Km वैल्यू क्या होगी जरा बताओ? बढ़ेगी घटेगी? Km वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? Km वैल्यू बढ़ जाएगी, बस ये ध्यान रखना, Km वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दो बातें ध्यान रखनी, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के केस में Vmax तो आपको कांस्टेंट ही रहेगा, Vmax में कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस लाइन में मिलेगा, Vmax
वी मैक्स कांस्टेंट रहेगा, पर केएम वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में वी मैक्स कांस्टेंट रहेगा पर केएम वैल्यू बढ़ जाएगी, केएम वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरी बात समझे नहीं समझे? यानी अगर इस बीकर के अंदर एंजाइम पड़ा हुआ है, आप खाली सबस्ट्रेट डालोगे तो वीमैक्स मिल जाएगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। पर आपने इनहिबिटर डाल दिया तो आपको वीमैक्स लाने के लिए इनहिबिटर से ज्यादा सबस्ट्रेट डालने पड़ेंगे तो आपको वीमैक्स मिलेगा। वीमैक्स उतना ही मिल जाएगा आपको, पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पहले वीमैक्स यहां रही थी, अब यहां पर आएगी। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, वीमैक्स मिल गया, तो केएम वैल्यू पहले यहां आ रही थी, अब केएम वैल्यू कहां आएगी, यहां पर आएगी। समझे मेरी बात? तो केएम वैल्यू आपकी, अच्छा वी मैक्स मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। ये केएम है, वी मैक्स नहीं केएम। ठीक है, केएम ध्यान रखना, इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर केएम बढ़ जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर केएम कम हो जाएगा। ठीक है, तो केएम इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। अब बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है? यानी वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, बट केएम वैल्यू बढ़ रही है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं उसके, मिथेनॉल पॉइजनिंग अच्छा एग्जाम्पल है। मिथेनॉल पॉइजनिंग समझना, देखो हम बात कर रहे हैं मेथनॉल पॉइजनिंग की। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। कहां पर होता है, लिवर के अंदर। अगर मैं आपको मिथेनॉल पिलाता हूं, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल इस एंजाइम से बाइंड करेगा, मिथेनॉल इस एंजाइम से बाइंड करेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ, मिथेनॉल एंजाइम से बाइंड करेगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिल्डिहाइड। ये एंजाइम क्या बना देगा, इसका से क्या बना देगा, फॉर्मिल्डिहाइड। ठीक है, इट इज अ टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होता है। पर अगर आपने मिथेनॉल से ज्यादा क्या डाल दिया इसके अंदर, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, भाई एक बोतल किसी ने मिथेनॉल पी लिया तो दो बोतल क्या पिला दो उसको, इथाइल एल्कोहल, तो क्या बन जाएगा, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, आपने इथेनॉल पिला दिया उसको डबल इथाइल एल्कोहल, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये अगर इससे बाइंड कर गया, डबल पिला दिया, तो ये एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसीटेल्डिहाइड।
मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज लिवर में होता है। अगर आपने मिथनॉल पी लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये क्या है बेटा, आपस में दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये एंजाइम से बाइंड करेगा। अगर इसका अमाउंट बढ़ा दोगे, इथेनॉल का अमाउंट अगर आपने बढ़ा दिया मिथनॉल से, तो इसको बाहर निकालेगा, खुद बैठ जाएगा और एसिटाल्डिहाइड बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपस में कंपटीशन चल रहा है। एक सिंगल एक्टिव साइड होती है, सिंगल एक्टिव साइड for both single active side for both। किस किस के लिए? सबस्ट्रेट के लिए भी, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। जिसका नंबर ज्यादा होगा, जो कंपटीशन में जीतेगा, वो यहां पर बाइंड कर जाएगा। अच्छा, टाइम हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कल नया चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, यस, आपके जो भी आगे शेड्यूल में आ रहा है, एनिमल किंगडम आ रहा है शेड्यूल में, या वो आ रहा है, क्या नाम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज तय रखूंगा, टाइम हो रहा है, ठीक है। एनिमल किंगडम, तो कल से एनिमल किंगडम स्टार्ट हो जाएगा, यस। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दूंगा, पर चैप्टर कल ही एंड होगा। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाले टॉपिक हैं। कल इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। जैसे मतलब मेरी रिपोर्ट में निकला था, ठीक है, मेरी गट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो, यस, हाँ, कह सकते हो फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा बना रहे हैं, तो फॉलिक एसिड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिला है। तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए मुझे कुछ दूसरे बैक्टीरिया अंदर भेजने पड़ रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। तो इसके लिए सल्फर ड्रग कैसे मैकेनिज्म करते हैं वो कल समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यस, क्रैप साइकिल का भी एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये चीज बहुत समझने वाली है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। कल नया चैप्टर में चालू कर दूंगा, इसमें छोटा सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और एक एपो एंजाइम को एंजाइम कंसेप्ट है, वो मैं कल समझा दूंगा आपको, और नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं इतना ही रखूंगा। जितना मैंने करा दिया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मेथनॉल पॉइजनिंग मैंने करा दी है, रिमेनिंग वाला पार्ट मैं कल कराने वाला हूं, ठीक है। यस, ये सारा पार्ट कल होगा, और कल नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो एक काम करेंगे, नए चैप्टर का हेडिंग नहीं डालूंगा, हेडिंग तो मैं इसी का डालूंगा, क्योंकि नए चैप्टर का अमाउंट कम होगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा है। तो कल मतलब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, पहला लेक्चर चैप्टर का परसों आएगा, ठीक है। तो सेव कर देते हैं। तो मिलते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, यानी कल सेम वही 1:15 बजे, ठीक है, 1:15 पर इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से एंड करते हैं, और नया चैप्टर में चालू करता हूं, एनिमल किंगडम। ओके, ओके, अब थोड़ा रिलैक्स कर लो, ठीक है। बाय बेटा, बाय बाय बाय।